नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पहली क्लास है हमारी, ये बच्चे और बचपन की पहला पेपर है हमारा। इसकी हम प्रथम यूनिट के बारे में बात करेंगे और यूनिट का नाम है आपका बचपन, चाइल्डहुड। 5 नंबर की ये यूनिट है। ध्यान रखें, इस यूनिट से आपके छोटे वाले लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 2 और 1 प्रश्न आपका आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो आपको यहाँ से प्रश्न वो मिल जाएंगे एग्ज़ाम में हूबहू। आप इनके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब पर पूरी क्लासेस ऑल सब्जेक्ट की निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपको पीडीएफ जो है वो कुछ चार्जेबल है साथियों। ये हमारी मेहनत है और मेहनत के साथ में हम इनको लिखते हैं दिन रात कोशिश करने के बाद, और आपको इतना अच्छा कंटेंट देते हैं तो आपका प्राइस तो इसका कुछ बनता है। और इसका प्राइस भी बहुत नॉर्मल ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल 129 रुपये। आपकी 700-800 रुपये की सीरीज़ आती है ना, उसके बजाय तो हमारा ये प्राइस नगण्य है। तो आप इनको खुराना क्लासेस ऐप से जा कर के परचेज़ कर सकते हो इन नोट्स की ऑल पीडीएफ को। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ें, उसमें आपको अपडेट मिलती रहती है लगातार कंटिन्यूस बीएसटीसी के रिगार्डिंग और रीट के रिगार्डिंग। तो साथियों, पहली क्लास हमारी ये है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बचपन की अवधारणा। बच्चे बचपन में कल्पना के संसार में घूमते हैं और वह बड़े होने पर क्या बनना चाहते हैं, इस पर विचार करते हैं। कठिन स्थितियों में भी संघर्ष करके बड़ों के सामने वे अपने आप को सक्षम सिद्ध करने का प्रयास भी करते हैं। बच्चों के अनुभव समाज व बच्चों के मध्य के सक्रिय अनुभव होते हैं, जो सतत अंतःक्रिया के माध्यम से बनते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे तर्क करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, खेलते हैं। वे हर परिस्थिति में भी अपने आनंद लेने के स्वभाव को कभी नहीं छोड़ पाते। बच्चों की प्रकृति की बात करें हम, तो बच्चों की प्रकृति के प्रकार कौन कौन से हैं, तो बच्चे बहुत टाइप के होते हैं साथियों। जैसे कुछ बच्चे आज्ञाकारी हैं, कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं, भोले भाले होते हैं, चतुर, चंचल, परिपक्वता लिए हुए, नटखट, गुमसुम, बातूनी, मिलनसार, क्रोध, हंसमुख, चुनौतीपूर्ण, चालाक, ईमानदारी, जिद्दी, कल्पनाशील, गंभीर, साहसी, नकलची, मूडी, तार्किक और मनमौजी। ये सब क्या है, बच्चों के प्रकार हैं। इस तरह के स्वभाव के बच्चे आपको वातावरण में देखने को मिलते हैं, आपके आसपास देखने को मिलते हैं, आपके परिवार में देखने को मिलते हैं। अब हमारे इसी ही यूनिट के अंतर्गत एक महान विद्वान आते हैं, जिनका नाम है गीजूभाई बधेका। इसका नाम आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं हमारे, ये साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत तगड़े। तो इन्होंने बताया कि बच्चों की अवधारणाओं को लेकर के इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक्सपेरिमेंट भी किए थे। तो इनके बारे में हम पूरा डिस्कशन करते हैं। ध्यान रखें, गीजूभाई बधेका जो हैं, इनको मूंछों वाली माँ के नाम से जाना जाता है। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये, मूंछों वाली माँ के नाम से इनको जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए प्रश्न याद रखें। इनके द्वारा एक स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था बाल मंदिर। ये भी आपको याद रखना है, बाल मंदिर विद्यालय की स्थापना गीजूभाई बधेका के द्वारा की गई थी। और इन्होंने बताया था, गीजूभाई बधेका कभी नहीं चाहते थे कि बालकों की शिक्षा का हर फैसला बड़े लोग लें, प्रौढ़ों के द्वारा लिया जाए, प्रौढ़ों की इच्छा से किया जाए। हम बालकों की रुचि के काम करने दें और इन कामों के लिए ज़रूरी अनुकूलता भी बच्चों के लिए खड़ी करें। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि बच्चों के लिए बच्चों के अनुसार ही परिस्थितियां उत्पन्न की जाए। गीजूभाई बधेका के द्वारा रचित पुस्तकों का विषय बच्चे, शिक्षा, पर्यटन और हास्य था, परंतु उनका केंद्र बच्चे, माता पिता और शिक्षक रहे। गीजूभाई बधेका ने लगभग 300 पुस्तकों की रचनाएं भी की। उनमें से कुछ आपको चुनिंदा किताबें या पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूँ, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। दिवा स्वप्न उनकी पुस्तक है। माता पिता से माता पिता के प्रश्न, ये भी पुस्तक का नाम है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण, ये पुस्तक भी उनकी है। शिक्षक हो तो, ये पुस्तक भी है। बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया, एक ये पुस्तकें आपको याद रखनी है। 1 लाइनर प्रश्न पूछा जाता है इनसे और कई बार पूछा गया है। अब बाल मंदिर और गीजूभाई बधेका के मध्य, या जो बाल मंदिर की स्थापना की थी गीजूभाई बधेका ने,
उन्होंने इस विद्यालय के अंदर कौन कौन सी शिक्षण की पद्धतियाँ अपनाई थी, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, गिजुभाई बधेका ने लगभग कुल 22 पद्धतियों का शिक्षा के स्तर के लिए प्रयोग किया था, मगर बाल मंदिर के लिए उन्होंने कोई एक पद्धति निश्चित नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये शिक्षण की पद्धति सबसे बेस्ट है। उनका आधार मॉन्टेसरी था। अब प्रश्न पूछा जाता है, गिजुभाई बधेका जो थे उन्होंने किस शिक्षण पद्धति पर अपने प्रयोग किए थे या किससे आधारित थे? तो मारिया मॉन्टेसरी जो थी उनकी प्रेरणा से प्रेरित थे ये, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपने प्रयोग भी किए। गिजुभाई ने जिन पद्धतियों का प्रयोग किया था उनमें से कुछ बाल मंदिर या पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए भी उपयोगी की गई थी। वो विधियां आपको नाम याद रखनी है, ध्यान रखें। एक तो है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरी है जोड़ीदार पद्धति, तीसरी है नाट्य प्रयोग पद्धति, चौथी है त्रिपद प्रणाली, पाँचवीं है किंडरगार्टन पद्धति, छठवीं है मुख पाठ पद्धति, सातवीं है श्रवण पद्धति, आठवीं है बाधा पद्धति और नौवीं है चलचित्र पद्धति। अब प्रश्न पूछा जाता है आपसे ये वाला, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो ध्यान रखना आपको कौन है? फ्रॉवेल। कौन है साथियों? ये फ्रॉवेल आपसे वन लाइनर में या ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। किंडरगार्टन पद्धति के जनक। क्लास आपको अच्छी लगेगी, चिंता मत कीजिए, आप लोग बेशक प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं हम A.S. नील की। इनका पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर सदरलैंड नील। ये भी बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। अब A.S. नील के बारे में बात करते हैं तो नील जो है सामान्य स्कूलों को गलत मानते थे, क्योंकि वे वयस्कों की इस धारणा पर आधारित है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, उसे कैसे सिखाना चाहिए। उनके अनुसार ये अवधारणा उस युग में पनपी थी जब मनोविज्ञान का जन्म भी नहीं हुआ था। नील का संबंध समरहिल स्कूल से रहा। अब ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर सदरलैंड नील के द्वारा किस स्कूल की स्थापना की थी? तो समरहिल स्कूल की स्थापना की, और इस विद्यालय को मन मर्जी का विद्यालय भी कहा जाता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि समरहिल स्कूल को मन मर्जी का स्कूल क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिए क्यों कहा जाता है। देखिए, नील के अनुसार बच्चे जैसे हैं उन्हें वैसे ही बने रहने की आज़ादी हो। उन्होंने कहा कि बचपन के दौरान आज़ादी की भावना का अभाव महसूस करने वाले बच्चे दमित और मनोविकारों से ग्रसित हो जाते हैं। बचपन अर्थात शैशवावस्था या बाल्यावस्था तक के काल में बच्चे में एक गीली मिट्टी का भांति होता है। यानी बच्चा जो होता है शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक एक गीली मिट्टी की भांति होता है, कोरा कागज होता है, उसे किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। कोरी स्लेट की संज्ञा दी है, ध्यान रखें। अब ये आपको याद रखना है कि कोरी स्लेट किसने कहा है बच्चों को, आप लोग कमेंट में बताएंगे। इस अवस्था में यदि उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा तो घोर निराशा के अंधकार में जा सकते हैं। इसलिए बालक की जो भी योग्यता व क्षमता तथा रुचि हो उसे उसी के अनुरूप रहने दिया जाए। नेक्स्ट हमारे जो शिक्षा शास्त्री आते हैं वो हमारे जॉन हॉल्ट साहब, और जॉन हॉल्ट की प्रसिद्ध पुस्तकें आपसे कई बार पूछी गई हैं, तो ये दो पुस्तकों के नाम आप लोग याद रखना। पहली पुस्तक का नाम है बच्चे कैसे सीखते हैं, और सेकंड पुस्तक का नाम है बच्चे असफल कैसे होते हैं। दोनों ही पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। जॉन हॉल्ट के अनुसार बच्चों के लिए सबसे बुरा यह था कि बच्चों को वही पढ़ना पड़ता था जिसमें उनकी रुचि नहीं थी। जॉन हॉल्ट के अनुसार बच्चे इसलिए ऊबते हैं क्योंकि जो कुछ उन्हें स्कूलों में करने के लिए दिया जाए या कहा जाए वह सबका सब बेहद निरर्थक और निराश होता था। बच्चों से रखी जाने वाली अपेक्षाएं या उम्मीदें नितांत सीमित होती हैं, जबकि बच्चों की मेधा, उनकी प्रतिभा और उनके गुण असीम होते हैं। बाल साहित्य को देखिए, इसी यूनिट में है हमारा बाल साहित्य वाला टॉपिक भी। बाल साहित्य का अर्थ और इसकी परिभाषा। गद्य पद्य की सरल छोटी छोटी वे रचनाएं जो बालकों के लिए उपयोगी होती हैं बाल साहित्य कहलाती है। बाल साहित्य में लेखक बालक जैसा स्वयं अनुभव करता है।
एवं रोचक व आकर्षक रचनाएं लिखता है। इसमें कठिन शब्दावली, व्यंजन गुच्छ, लंबे तथा विस्तृत आकार की रचना आदि नहीं होती। यानी छोटी छोटी जो कविताएं होती हैं वो होती है हमारी बाल साहित्य। बाल साहित्य का परिचय देखिए आप लोग। हिंदी बाल साहित्य की एक समृद्ध श्रृंखला व परंपरा है। पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर, जातक कथा तथा अनन्य संस्कृत कथा साहित्य की गौरवशाली धरोहर हिंदी बाल साहित्य को मिली है। लोक कथाओं की एक लंबी श्रृंखला है, जैसे राजा रानी, पशु पक्षी, परी दानव, देवी देवता, महापुरुष और लोक जीवन से ग्रहित पात्र इन कथा प्रसंगों में पिरोए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समर हिल स्कूल। अब देखिए वही A.S. नील का जो समर हिल स्कूल है इसके बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1921 में। इंग्लैंड के सफोल्क क्षेत्र के लाइस्टोन गांव में, जो लंदन से करीब 100 मील दूर है, तो वहाँ उस जगह पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी। समर हिल एक स्वतंत्र स्कूल था। यह एक आधुनिक स्कूल था। इसमें 5 साल से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी? 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों को इसमें पढ़ाया जाता था। बच्चों को आयुओं के अनुसार 3 समूह में बांटा गया। सबसे छोटे समूह में 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया। बीच वाले समूह में 8 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया और बड़ा जो समूह था उसमें 11 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया था। इस स्कूल में बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। वे तनाव मुक्त वातावरण में रहते थे। वहाँ के शिक्षक और बच्चों का समान महत्व था। बच्चे स्वयं इच्छा के अनुसार नियम बना करके उनका पालन करते थे। समर हिल स्कूल में एक समय सारणी अवश्य होती थी, किंतु वह शिक्षकों के लिए थी, बच्चों के लिए नहीं थी। समर हिल के अनुसार सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना था। तो ध्यान रखें इस बात का। समर हिल स्कूल का उद्देश्य क्या था? बच्चों को पढ़ाना नहीं था, बच्चों के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना समर हिल स्कूल का मूल उद्देश्य था। समर हिल स्कूल की कमियां क्या क्या थी ये देखिए आप लोग। समर हिल स्कूल को मन मर्जी का स्कूल कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि यह जंगली लोगों का स्कूल है, जिसमें ना कोई कायदे कानून है, ना कोई शिष्टाचार है, ना ही कोई नियम है। तो इस वजह से इसको मन मर्जी का स्कूल या जंगली लोगों का स्कूल भी कहा जाता है। समर हिल स्कूल में बच्चों को मुक्त छोड़ दिया जाता था, फ्री छोड़ दिया जाता, अर्थात उन पर कोई भी प्रतिबंधन नहीं लगाते थे। समर हिल स्कूल में अनुशासन, नैतिक मूल्यों का विकास आदि बातें भी नहीं सिखाई जाती, जैसा कि अन्य स्कूलों में सिखाया जाता है। फिर भी इन कमियों के बावजूद समर हिल एक ऐसा स्कूल था जहां बच्चों को बिना किसी रोक टोक के स्वाभाविक रूप से बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। अब समर हिल स्कूल का मूल सिद्धांत क्या था इसकी स्थापना का? बच्चा स्वभाव से विवेकशील और यथार्थवादी होता। अगर उसे वयस्कों के सुझाव के बिना अपने भरोसे छोड़ दिया जाए तो जिस सीमा तक विकसित होता है उसके लिए संभव है वह विकसित होगा। बचपन का समय अपने व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में लगाने की स्वतंत्रता का समय होता है बचपन। समर हिल स्कूल में यह आस्था थी, एक विश्वास था, एक धारणा थी कि बच्चा दुष्ट नहीं अच्छा होता है। बच्चा दुष्ट नहीं होता, राक्षस नहीं होता, बच्चे तो अच्छे होते हैं। उसका पक्ष लिया जाना चाहिए, बच्चों का हमेशा पक्ष लेना चाहिए, उनके प्रयासों का अनुदेशन होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, उसे स्कूल की व्यवस्था के नियम बनाने में भाग लेने का हक भी होना चाहिए। अब बच्चों में असफलता, भय, ऊबने और भ्रमित करने के कारण आती है। इस कथन को आप लोग स्पष्ट कैसे करेंगे कि बच्चों में असफलता जो है भय, ऊबन और भ्रमित होने के कारण आती है? किस तरीके से आती है इस बात की हम पुष्टि करेंगे।
कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या उसके आत्मसम्मान को कम करती है अथवा उनको ठेस पहुंचाती है या उनके काम में बाधा डालती है या उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले मार्ग में बाधा पहुंचाती है, उसके भयभीत रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि करती है, परिणाम स्वरूप ऐसे बालक में शिक्षा असफल हो जाती है। अपनी इच्छाएं बालक पर थोप करके कुछ अभिभावक अपनी अभिलाषा को या इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। इससे बालक चिंतित और भयग्रस्त हो जाता है। अतः अभिभावकों और शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक को उनकी योग्यता और क्षमता का ज्ञान कराएं, उन्हें उन्हीं के अनुकूल अपेक्षा करें और उनके सामने उन्हीं के अनुकूल लक्ष्य रखें। उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या अनावश्यक लक्ष्य नहीं रखें। बच्चों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं ला दें। उन्होंने सोचने, निर्णय लेने और अभिवृद्धि की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। इसका यह प्रभाव होगा कि बच्चों में नकारात्मक भावनाएं और संवेग जागृत नहीं होंगे। उनका मानसिक और स्वास्थ्य बना रहेगा। वे अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और परिस्थितियों में सामंजस्य व संतुलन भी बनाने में सफल होंगे। तो ये आप लोगों की पहली यूनिट, ध्यान रखें कौन सी है, पहली यूनिट है बचपन की, बच्चे और बचपन की पहली यूनिट है। इसमें मैंने जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट था उसको मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया। फालतू की चीज़ों को पढ़ने से बेहतर है आप शॉर्ट चीज़ पढ़ें, बेहतर पढ़ें और सफलता के लिए आगे बढ़ें। तो आप इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। खुराना क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो, उस पर आपको ये मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको छोटा सा अमाउंट देना है, मात्र 129 रुपये का चार्ज लिया जाएगा आपसे और इस PDF को आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लासों को में टाइम ख़राब करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप लोग जितना मैक्सिमम बच्चे ले सकते हैं आप लोग ले लीजिए। 18 अगस्त तक आप लोग ले सकते हैं इसको, ठीक है साथियों। तो चलिएगा हम बात करते हैं अगली नेक्स्ट यूनिट की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं। थैंक यू।